होते हैं जिनको हमें एक साथ नहीं खाना चाहिए, वो सब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है पहले हमारा वो है प्रज्ञा अपराध क्या होता है। ठीक है, जो रोगों का कारण होता है उसको प्रज्ञा अपराध भी कहा जाता है। अब तक हमने रोगों का कारण जो पढ़ा उसमें वात पित्त कफ का असंतुलन होना, ठीक है, या ऋतमुख हितमुख और मितमुख हमने पढ़ा था, वो हो गया। या स्वास्थ्य की जो परिभाषा हम उसके अगेंस्ट जाते हैं तो भी हम रोगों का वो भी कारण आता है, जैसे समदोष निश्चय, वो परिभाषा वो भी इसमें आएगी। ठीक है, इसके अलावा प्रज्ञा अपराध किसे कहा जाता है, तो उसमें आता है धी। धी यानी कि बुद्धि, धृति, धृति यानी कि धैर्य, स्मृति यानी स्मरण शक्ति जो होती है हमारी। ठीक है, धी धृति स्मृति भी भ्रष्ट है, जब वो भ्रष्ट हो जाती है, कर्म यतः है कुरुतः अशुभम। ठीक है, जब वो हमारी जो बुद्धि है, धैर्य है और स्मरण शक्ति जो हमारी है, जब वो भ्रष्ट हो जाती है, तब क्या करता है व्यक्ति, अशुभ कर्म करता है। जब ज्यादा गुस्सा हो जाता है, गुस्से में आकर उसको पता नहीं होता उस समय पे कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके ऊपर जो गुस्से का भूत सवार होता है, उसके कारण बस वो कुछ ऐसा कर बैठता है जिसके बाद उसके पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं रहता। जनरली यही होता है, इसलिए बोला जाता है जब भी गुस्सा हो तो 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ। वो जो एक मोमेंट है आपका, वो आपका टल जाता है और उसके बाद आप अपने आप को बड़ा अच्छा फील करते हैं कि अच्छा हुआ कि मैं चुप रहा। अगर मैं एक शब्द भी बोलता तो मेरे साथ ये हो जाता, या सामने वाले अपना हाथ छोड़ देते, या मेरे से कुछ ऐसा हो जाता। और जनरली ऐसा होता है। ठीक है, तो बुद्धि के, धैर्य के और स्मरण शक्ति के भ्रष्ट हो जाने से जब मनुष्य अशुभ कर्म करता है, जब वो अशुभ कर्म करता है तो क्या होता है, शारीरिक और मानसिक दोष प्रकोपित होते हैं, वो पैदा होके बढ़ जाते हैं, एग्रेसिव हो जाता है आदमी ज्यादा। ठीक है, और इन अशुभ कर्मों को प्रज्ञा अपराध कहते हैं। जब बुद्धि के नाश होने पे, धैर्य का नाश होने पे, श्रवण शक्ति का नाश होने पे जो अशुभ कर्म होते हैं, उन अशुभ कर्मों को ही प्रज्ञा अपराध कहा जाता है। समझ में आया? जी सर। जो इसको करेगा, अशुभ कर्मों को करेगा या प्रज्ञा अपराध को करेगा, उसके शरीर और स्वास्थ्य की हानि होगी और वह रोगग्रस्त होगा ही होगा। ठीक है, ये बताया गया है। ऐसी ही कुछ सीक्वेंस आपको भगवत गीता में पढ़ने को मिली होगी, है आप लोगों को याद? किसी बच्चे को याद है वो सीक्वेंस, कैसे बुद्धि का नाश होता है और फिर बुद्धि का नाश होने पर सर्वनाश हो जाता है? नहीं याद है सर। पहले गुस्सा आता, गुस्सा आने के बाद मोह बढ़ता, मोह बढ़ने के बाद आसक्ति होती, आसक्ति के कारण बस हम उस चीज को पाने की कोशिश करते, जब वो नहीं पाती है तो उत्तेजना बढ़ती है, जिसके कारण व्यक्ति जो है कुछ ऐसा काम करता है, उसकी बुद्धि का नाश होता है, कुछ गलत कर बैठता है और फिर सर्वनाश हो जाता है। ऐसे करके सीक्वेंस है, आप उसको पढ़ना है। ठीक है, और वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस सीक्वेंस में पूछा जाता है किसके बाद क्या स्टेप आता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं सत्व या मानस प्रकृति जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। मानस प्रकृति जनरली हमने 3 प्रकार की प्रकृति पढ़ने को मिली है, कि सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रकृति होती है, या फिर ये मानसिक प्रकृति होती है। ये 3 ही तरह की होती है। अब इनके भी प्रकार हैं, जो हमने पीछे पढ़ी थी, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, सन्निपातज प्रकृति, वात पित्त, पित्त कफ, कफ वात वाली, वो शारीरिक प्रकृति थी। ठीक है, वो शरीर की प्रकृति कैसी कैसी, शरीर की तासीर कैसी होती है। बट ये मानस प्रकृति बताइए कि मन की स्थिति कैसी कैसी होती है। मानस प्रकृति के 3 प्रकार होते हैं जनरली, जो हम सभी को अभी तक, जो भी हठ योगी के ग्रंथ और जो भी योगी के टेक्स्ट हैं उन सब में पढ़ने को मिलती है। सात्विक होती है, राजसिक होती है और तामसिक, 3 प्रकार की प्रकृति हमने पढ़ी थी। सात्विक प्रकृति में ब्रह्म, आर्ष, महेंद्र, इंद्र, याम, वरुण, कुबेर, गंधर्व, ये सब इसी के अंदर आते हैं। राजसिक प्रकृति है, इसमें आसुर, राक्षस, पैशाच, शार्प, भूत प्रेत, शाकुन, ये सब इसमें आ जाते हैं राजसिक में। और तामसिक प्रकृति होती है, उसमें आता है पाशव, मात्स्य और वानस्पत्य। ठीक है, आपको बस इतना ही रखना है कि मानस प्रकृति 16 प्रकार की होती है।
जिसमें सात्विक के 7 प्रकार होते हैं, राजसिक के 6 और तामसिक के 3। नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं। फिर आते हैं कि कुछ पूर्व कर्म होते हैं। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसको बाद में पढ़ेंगे हम। यहीं से शुरू करेंगे, वो सीक्वेंस बन जाएगी फिर आपका अच्छे से। आपने षटकर्म पंचकर्म पढ़े होंगे सभी बच्चों ने। जी सर। 5 होते हैं, षटकर्म 6 होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक चिकित्सा में। तो कुछ उनसे पहले के कर्म होते हैं। पंचकर्म हो गया हमारा वमन, विरेचन, वस्ति, नश्य और रक्त मोक्षण। ठीक है, ये 5 कर्म होते हैं जिनसे शरीर के जितने भी विजातीय द्रव्य हैं शरीर के अंदर, उनको सबको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, बट उनसे पहले कुछ कर्म होते हैं, उनको पूर्व कर्म कहा जाता है। ठीक है, पूर्व कर्म में आता है हमारा स्नेहन। स्नेहन यानी कि चिकना, चिकना यानी कि तेल वगैरह से मालिश करना, वो सब हमारा पूर्व कर्म में आता है। उसके बाद है स्वेदन। स्वेद क्या होता है? पसीना। पसीना। ठीक है, कि पसीने के जरिए ऐसी कुछ एक्टिविटी कराई जाए या कुछ ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए। जैसे आपने देखा कई नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में एक रूम होता है जिसके अंदर कोल रखे जाते हैं, या एक कैबिन सा होता है, उसमें स्टीम से देके स्वेट निकाला जाता है। किसी रूम का टेम्परेचर बढ़ा के उससे फिर स्वेट निकाला जाता है। ठीक है, वो अलग अलग तरीके हैं। बेसिकली कि पसीना शरीर से बाहर निकलवाना, विजातीय द्रव्यों को बाहर निकलवाना शरीर से, ताकि शरीर डिटॉक्स हो जाए। सर ठीक स्टीम बार सही है क्या लेना? है? हाँ, स्टीम बात अच्छा है। आपको पूरा कभी प्रॉपर उसकी नॉलेज होनी चाहिए, बट कभी कभी किसी को चक्कर आ जाते हैं, ज्यादा तबीयत बिगड़ जाती है इससे। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा था आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। गर्मियों में अक्सर आते हैं चक्कर, बट उससे पहले क्या किया जाता है, आपके सिर को ठंडा रखा जाता है, आपके सिर पे गीली पट्टी रखी जाती है, जिससे आपका सिर ठंडा रहे, ताकि स्टीम का असर आपके सिर तक ना जाए। ठीक है, वैसे जनरली आप देखेंगे तो हमारे शरीर में ऐसा बोला जाता है कि हमारा सिर ठंडा रहना चाहिए, पेट हमारा नरम रहना चाहिए, नरम यानी कि सॉफ्ट रहना चाहिए, और पैर हमारे गर्म रहने चाहिए। अगर ये तीनों ठीक है तो ऐसा माना जाता है कि आपकी बॉडी की तासीर जो है वो सही है। अगर जैसे बुखार होता है तो हमारे पैर ठंडे हो जाते हैं, सिर गर्म हो जाता है, फिर उसको सिर ठंडा वापिस से किया जाता है, वापिस से उस स्टेज में लाया जाता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या कुछ आपने कुछ हैवी ओवर ईटिंग कर लिया, या आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आपको पित्त ज्यादा बढ़ गया, एसिडिटी है, ब्लोटिंग हो रखी है, वात ज्यादा बढ़ गया, तो आपका पेट बहुत हार्ड हो जाता है, फूला फूला सा हो जाता है, पत्थर की तरह हो जाता है। तो वहां पे कहा जाता है पेट आपका नरम रहना चाहिए, सॉफ्ट रहना चाहिए। अगर सॉफ्ट नहीं है तो भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और पैर आपके गर्म रहने चाहिए। अगर पैर आपके ठंडे रहते हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ डिजीज के आप शिकार होने वाले हैं, ऐसा सर बोला जाता है। सर मेरा पैर बहुत ठंडा रहता है, बहुत ही ज्यादा। अगर आपको 12 महीने रहता है वो अलग चीज है, फिर आपकी तासीर ही ऐसी है। नहीं नहीं, बस विंटर में रहता है सर, बाकी टाइम नॉर्मल रहता है। वो ठीक है, सही है। ठीक है, इन जनरली बोला जाता है कि आपका सिर ठंडा, पेट नरम, और पैर आपके गर्म रहने चाहिए। ठीक है, ममता जी का जो क्वेश्चन था कि स्टीम बाथ से कईयों को प्रॉब्लम हो जाती है, वो इसीलिए होती है, या तो बहुत ज्यादा गर्मी में करते हैं, या फिर ऊपर से सिर को ठंडा नहीं रखते। आपकी पट्टी बार बार चेंज करनी पड़ती है, गीली पट्टी रहनी चाहिए आपके सिर पे, सिर ठंडा रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए जिससे आपका सिर गर्म ना हो, और फिर स्टीम दी जाती है। और स्टीम का असर भी ऊपर तक नहीं आना चाहिए, आपको पूरा यहाँ से बंद होना चाहिए, ताकि स्टीम यहाँ तक ना आए, ऊपर इस रास्ते से बाहर ना जाए। कौन से वेदर में लेना चाहिए सर? वेदर तो किसी में भी ले सकते हो, बहुत जी। ज्यादा ठंड में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप उस स्टीम से बाहर आते हो तो एकदम से आपको ठंडी ज्यादा लगेगी, तब आपको जी। दिक्कत हो सकती है। बाकी एक्सपर्ट जो होते हैं, वो इसमें जो इस फील्ड के जो एक्सपर्ट होते हैं, वो अपना ज्यादा बता पाएंगे। इसमें जनरली यही बताया जाता है कि उसको ले किसी भी मौसम में सकते हैं आप, गर्मी सर्दी बारिश में। बट क्या है कि सर्दियों में थोड़ा सा ये डर रहता है कि आप उस स्टीम बाथ से एकदम से गर्म टेम्परेचर से ठंडे कांटेक्ट में आते हो, तो आपको बुखार बुखार होने की शिकायत बन सकती है। ठीक है, उस चीज का ध्यान रखा जाए। ये हमने पढ़े पूर्व कर्म। अब आते हैं कि प्रधान कर्म कौन से होते हैं, बेसिकली जो मेन होते हैं हमारे पंचकर्म। उसमें आता है हमारा वमन। वमन यानी के उल्टी करना, कुंजल क्रिया बोलते हैं जिसको।
इससे हमारा कफ दोष दूर होता है। ठीक है, अगर आपको कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इसमें पित्त भी कवर होता है बट कफ ज्यादा कवर होता है। ठीक है, फिर आता है विरेचन। विरेचन ऐसे होता है जैसे शंख प्रक्षालन, आपने सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, कुछ ऐसी औषधियां आपको दी जाती हैं जिसके जरिए आपका जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है पूरा मुंह से लेके एनस तक का वो सारा क्लीन हो जाता है। ठीक है, उससे पित्त दोष बहुत जल्दी ठीक होते हैं अगर किसी का पित्त बढ़ा हुआ है। फिर आता है वस्ती। वस्ती होता है वात दोष को दूर करने के, वो एनीमा टाइप हो गया, उसमें वो सारी चीजें हो जाती हैं। फिर आता है नश्य। नश्य में वो कफ और मानसिक दोषों को दूर करता है। ठीक है, तो कफ और मानसिक दोषों को दूर करने के लिए नशा लेना चाहिए। नाक से ड्रॉप डालते हैं, जैसे षडबिंदु तेल है, अणु तेल है, और देसी गाय का घी हो गया, बादाम रोगन तेल हो गया। ये चीजें आपको नोज के थ्रू डाली जाती हैं और जिससे आपके कफ के रोग ठीक होते हैं और आपके मानसिक दोष जो होते हैं वो भी आपके ठीक होते हैं इससे। और ये रिसर्च बेस्ड है, वो चीजें हैं। अगर किसी को स्नोरिंग होती है, खराटे बहुत आते हैं, तो आप गाय का घी डालिए। अभी सर्दी है, सर्दियों में तो नहीं डालना चाहिए उसको, जम जाता है। सर्दियों में आप बादाम रोगन तेल डाल सकते हो, षडबिंदु तेल, अणु तेल ये डाल सकते हो। बाकी गर्मियों में सबसे बेस्ट है कि आप गाय का घी डालिए, उससे स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, आपके खराटे भी कम होते हैं और आपके मानसिक दोष जो है वो भी दूर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रक्त मोक्षण आता है। आपने एक थेरेपी चल रही है आजकल, वो जोंक लगाते हैं, देखी होगी, लीफ थेरेपी। जी लीफ देखिए। थेरेपी, हाँ, वो दूषित रक्त को दूर करने के लिए होते हैं, जिसमें वेरिकोज वेन्स होगी और जो ये प्रॉब्लम होती है जिसमें वेन्स ऐसी केंचुए के शेप सी दिखने लग जाती हैं। ठीक है, नीली नीली सी हो जाती है, उनमें गंदा खून इकट्ठा हो जाता है, वो गाढ़ा हो जाता है। तो उसको निकालने के लिए ये सबसे बेस्ट थेरेपी है, लीफ थेरेपी होते हैं। ठीक है, ये ये सही है सर। ये सही है। और वो जिनको जो अगर डर लगे उनसे वो क्या करेंगे सर? डर, ऐसे डर लगने वाली ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो, शुरू शुरू में तो हर चीज से, किसी भी चीज के कांटेक्ट में आती है हमारी बॉडी, चाहे हमारी इंद्रियां हैं। अब आप आंख से देख रहे हो और तो कर रहे हो तो आपके लिए डर की चीज है, अदरवाइज ऐसे डरने वाली बात है नहीं इसमें। वो बड़ी सही होती है वो थेरेपी, जोक जी। थेरेपी, लीफ थेरेपी होती है। हाँ, लेकिन सबसे बेस्ट है वो थेरेपी अगर किसी को वेरिकोज वेन्स वगैरह है और किसी को यूरिक एसिड कोलेस्ट्रॉल के कारण वो आर्टरीज में जो ब्लड सा इकट्ठा हो जाता है ना, वेन्स फूल जाती हैं। फीमेल्स में ज्यादा होता है ये, काफ मसल में, पिंडलियों में और एंकल के पास पे बहुत ज्यादा, ओवरवेट के कारण भी हो जाता है वेरिकोज वेन्स। तो उसको करने के लिए सबसे बेस्ट है ये। एक होता है कि सर उसको 3-4 मिनट कई बार गर्म पानी में रखिए, 1 मिनट ठंडे पानी में, फिर 3-4 मिनट गर्म में, 1 मिनट ठंडे में, उससे भी वो मेल्ट हो जाता है। सर कई बार मैंने देखा है कि इसको कराने के बाद ना कई बार स्किन पर रैशेस हो जाते हैं और वो जाते नहीं काफी टाइम तक। रैशिस तो उससे तो बेटर ही है जी, ये वो चलने ही नहीं दे रहा, उसके बाद अगर आप चल रहे तो रैशिस की तो ऐसी कोई बात नहीं है। बट उसको, या तो वो एक्सपर्ट नहीं है लगाने वाले जो उसकी थेरेपी दे रहे हैं आपको, अदरवाइज ऐसा कुछ है भी नहीं उसमें। उसके मुंह पे आप हल्दी लगा दो तो वो अपने आप छोड़ देती है। एक बार इंजेक्शन से नीडल बॉडी के अंदर जाती है, इतना सा एक बार पेन होता है जब वो बाइट करती है, उसके बाद वो जो इम्प्योर ब्लड है उसको इनहेल करती रहती है, एब्जॉर्ब करती है, शक करती है। ठीक है, ये हमारे कुछ प्रधान कर्म पढ़े हमने, इससे पहले हमने पूर्व कर्म पढ़े। अब होते हैं इसके बाद क्या करना चाहिए, पाश्चात कर्म। जैसे अब मैं आपसे पूछता हूँ, शंख प्रक्षालन क्रिया मान लो आप में से किसी ने की है या आपने किसी को करवाई, तो उसके बाद आप क्या एडवाइस देते हैं? नेति और वमन। नहीं, अगर आपने किसी को विरेचन क्रिया करवा दी सेकंड नंबर की, जी। विरेचन करने के बाद आप उसको क्या एडवाइस देंगे? शंख प्रक्षालन करवा दिया आपने, उसके बाद आप क्या बोलेंगे उनको? खिचड़ी या नॉर्मल डाइट खाने की। खिचड़ी खाने की, और रेस्ट। रेस्ट, बहुत बढ़िया। और कोई हार्ड वर्क नहीं करना, ठीक है, जी। आपने रेस्ट करना है और हल्का खाना खाना है। उनको बोला जाता पाश्चात कर्म। ठीक है, मेन कर्म जो था, प्रधान कर्म, वो था शंख प्रक्षालन। अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जो पाश्चात कर्म आता है उसमें आता है संसर्ज कर्म, संसर्जन कर्म। उसमें होता है आहार, जो आपने खिचड़ी बताया वो आहार ही है।
ठीक है। खिचड़ी डाली जाती, खिचड़ी खिलाई जाती है, खिचड़ी में घी डाल के खिलाया जाता है, उसमें दाल ज्यादा होती है, चावल कम होते हैं, ऐसे करके पतली पतली सी खिचड़ी हो, और 2 दिन तक 3 दिन तक आपको वही खानी है, ताकि आपके बॉडी के अंदर जो ऊर्जा का एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन होना था, जो विजातीय दर जो इकट्ठी हुई हुई थी गंदगी, वो तो सारी बाहर आ गई। अब धीरे 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 वापिस से आपको हल्के खाने से भारी खाने पर लेके जाना, तो स्टेप बाय स्टेप आपको वहां तक छोड़ना है। ठीक है। तो उसके पश्चात कर्म के अंतर्गत ये आती हैं चीजें। आहार आपको ऐसा दिया जाता है जो लाइट हो, जल्दी पचे, शरीर को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि आयुर्वेद ये भी बोलता है कि जब तक शरीर के अंदर मल है तब तक शरीर के अंदर बल है। यानी कि आपकी आंतों में कुछ न कुछ मल है, तो उसका एब्जॉर्प्शन होता रहता है, तभी आप पावर दे पाते हो बॉडी के साथ, मतलब वर्क कर सकते हो। इसलिए शंख प्रसारण के बाद बोला जाता है कि आपको हार्ड वर्क कुछ नहीं करना, इवन योगा वोगा भी नहीं करने होता, बस आपको रेस्ट है, चल फिर सकते हो थोड़ा बहुत, कोई गर्म नहीं खाना, कोई स्पाइसी नहीं खाना, क्योंकि जो म्यूकस है वो आपका म्यूकस भी उतर जाता है, इंटरनल वॉल्व के अंदर जो आंतों के अंदर म्यूकस होता है, तो कहीं आप गर्म चीज खाओ वो अंदर जाके वहां पे कट ना कर दे, या कुछ ऐसा स्पाइसी फूड ना हो जो वहां पे कट करे, जिससे कि आपको अल्सर वगैरह ना हो। इसलिए खिचड़ी में घी डाला जाता है, ताकि वो म्यूकस यूं का यूं दोबारा से पैदा हो जाए, वो चिकनापन आपकी इंटरनल वॉल्व जो होती है इंटेस्टाइन की, उसमें वो चिकनापन वापस से बन जाए, जिससे कि पोटी स्लिप होती रहे आसानी से, ठीक है, वहीं कठिन ना हो। उसमें पहला आता आहार, फिर आता शमन कर्म, फिर आता द्रव्य ऐसे दिए जाते हैं, कुछ औषधियां ऐसी दी जाती हैं जिससे कि वो जल्दी से निष्कासित होते रहे, और शरीर को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आराम से वो पच जाए जल्दी से जल्दी। कुछ ऐसे औषधियां भी ज्यादा दी जाती है, रसायन कर्म से, जो उनकी जो पावर है, जो उनकी ऊर्जा है, जो ताकत है, जो बल है उस औषधि का, वो शरीर तक वापस से पहुंचाने में कामयाब हो जाए, धीरे धीरे आपसे हल्के से भारी खाने पर पहुंच जाए। ये स्टेप होते हैं जिसके जरिए आपको, मान लो आप कहीं जाएंगे नेचुरोपैथी सेंटर में, तो 5 दिन, एक हफ्ता, 10 दिन का ट्रीटमेंट ले लेंगे, उसके बाद आना तो अपने घर पे ही है, आके तो आपने वही कर्म करने हैं ना, अपने घर के रूटीन के, वही खाना सब्जी रोटी जो भी है। तो वहां से लेकर घर तक आने में वो जो फूड चेंज होना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, उसमें ये पाश्चात कर्म आते हैं। क्लियर है? जी सर। अब पढ़ते हैं जी, षट कर्म हमारे 6 कर्म हो गए, पंच कर्म हमारे 5 कर्म हो गए, इनका आपस में संबंध क्या है? धोती होती है, धोती का और वमन का सेम कार्य होता है, दोनों का कफ को बाहर निकालना। ठीक है। वस्ती जो होती है, सेम जगह वस्ती भी होती है, तो इनका होता है पित्त को शमन करना। नेति होती है, नेति और नशे दोनों हो गए, ये हमारे कफ से रिलेटेड हो गया, और हमारा मानसिक रोगों को ठीक करने में काम आती है। हालांकि नेति से हमारी ज्योति भी बढ़ती है, बट उसके लिए त्राटक स्पेशल दे दिया, त्राटक से और ज्यादा बढ़ती है हमारी ज्योति, नेत्र ज्योति। ठीक है। फिर आता नौली, नौली क्रिया और स्नेहन कर्म दोनों इंटेस्टाइन के लिए ही होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए होते हैं दोनों के दोनों। ठीक है। तो नौली आ गया, और कपाल भाती का जो संबंध है वो हमारे स्वेदन पसीने से है, और रक्त की शुद्धि के लिए। बेसिकली आपने पढ़ा हुआ कपाल भाती नोट ए प्राणायाम, इट इज ए षटकर्मा, शुद्धि क्रिया है, पढ़ा है ना आपने? षटकर्मों में आता है ना, 6 शुद्धि कर्म में जी सर। कपालभाति, ये प्राणायाम नहीं है। तो रक्त मोचनम ये खून की सफाई करने वाला, उधर वो कपालभाति से जोड़ा गया है। क्लियर है? जी सर। हाँ। अब शरीर के अंदर जो दोष पैदा होते हैं वो वात पित्त कफ से होता है, हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जो मन से दोष होते हैं, जो मानसिक रोग होते हैं, वो वात पित्त कफ के ही कारण होते हैं, उसी के कारण हमारे होते हैं, बट उसमें हमारी थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं। तो हमारी जो संस्कार होते हैं, हमारी जो वासना होती है, वो मन संबंधी रोगों उस पर डिपेंड करते हैं। उसमें आता है हमारा रजस और तमस, रासिक प्रवृत्ति और तामसिक प्रवृत्ति, ये होती हैं जो हमारे मानसिक रोगों को बढ़ाती हैं। ठीक है। राजसिक और तामसिक दोनों ही सत्व जो होता है उसको दूषित करती है। ठीक है। ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि हमारा जो शरीर है या किसी भी जीव का पैदा होना, जन्म होना, वो कैसे होता है, किन किन तरीकों से जीव जन्म लेते हैं। ठीक है। तो उसमें हम पढ़ते हैं शरीर के भेद, यानी कि योनि भेद से। योनि से मतलब है कितनी प्रजातियां, जैसे 84 लाख योनियां बताई गई है ना, तो वो वाला यहाँ पे बता गया कि योनि भेद से प्रजातियों के हिसाब से
शरीर जो पैदा होते हैं वो 4 प्रकार से होते हैं, ठीक है। पहली होती है जरायुज योनि। जरायुज योनि वो होती है जो जीव गर्भ से पैदा होते हैं, वो सब के सब जरायुज योनि में आते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी योनियां होती हैं, जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, ठीक है, जो मेल फीमेल के संबंध के साथ उसके बाद जो है बनते हैं, गर्भ में गर्भधारण होता है और उसके बाद फिर वो अ, बच्चे पैदा होते हैं जिससे सृष्टि चलती है हमारी, तो वो जरायुज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एक योनि भेद ये है। दूसरा योनि भेद आ गया जिसमें अंडज, जो अंडे से पैदा होते हैं, जैसे पक्षी हो गए बहुत सारे, वो सारे मोस्टली पक्षी सबके अंडे ही होते हैं, अंडों से पैदा होते हैं। सांप हो गए, ठीक है, सांप अपने अंडे देता है, मछली अपने अंडे देती है, ऐसे बहुत सारे जीव हैं, ठीक है। उनमें पशु पक्षी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो अंडे देते हैं। कुछ मोस्टली जो हमारे ये जो जमीन वाले जीव जितने भी होते हैं, जमीन के अंदर रहते हैं जो 2-3 फीट तक, वो सारे के सारे इसी में ही आते हैं। चींटी भी उसी में आती है, ठीक है। फिर होता है स्वेदज। स्वेद यानी कि पसीना, जो पसीने से पैदा होते हैं, जो जीव पसीने से पैदा होते हैं, जैसे जुएं हो जाती हैं, लीखें हो जाती हैं वगैरह वगैरह, जो रेशिस हो जाती है अंडर आर्म्स में, कानों में, कान नहीं सॉरी, सिर में, बालों में हो जाती हैं, जो एलर्जी सी हो जाती है, जंघाओं में हो जाती है, पसीने के कारण जो रोग पैदा होते हैं, जो बैक्टीरिया पैदा होते हैं, वो सब के सब स्वेदज में आते हैं। उसके बाद आता है उद्भिज। उद्भिज होता है जो पृथ्वी से, जो जीव पृथ्वी को फाड़ कर निकलते हैं। उसमें ये केंचुआ गलत लिखा है, इसमें केंचुआ नहीं करना आपने, केंचुआ गर्भ धारण करता है, अंडे होते हैं उसके बाद पैदा होता है, ठीक है। इसमें आते हैं पेड़ पौधे, तो ये अंडज में आएगा केंचुआ, आप इसको यहाँ से कट कर लेना। इसमें हमारे पेड़ पौधे, वनस्पतियां, औषधियां सब इसके अंदर आ जाती है, ठीक है, जो हमारी फल सब्जियां जो भी है और सब के सब उद्भिज में आते हैं। तो ये 4 तरीके हैं जिनसे जीव पैदा होते हैं, इसके अलावा पांचवा कोई तरीका है ही नहीं। इसमें 84 लाख योनियां सबकी सब आ गई। क्लियर है? किसी बच्चे का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, क्लियर है सर। ठीक है। आपको जो पढ़ाया जाता है ना पाठ की, ये ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, शूद्र जो है ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए हैं भगवान के, वो सब कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक है। आयुर्वेद जो बोलता है, आयुर्वेद अथर्ववेद है और वेदों को, अथर्ववेद का उपवेद है और वेद को सबसे साक्षी माना जाता है, ठीक है। तो इनसे वेद से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो ये आपको डराया जाता है 84 लाख योनियों में झेलने के लिए, आप डर के मारे कुछ गलत ना कर बैठो और वो दुकानें चलती रहे। फिर हम पढ़ते हैं कि कुछ विरुद्ध आहार होते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, जिनको अच्छे से जानना चाहिए हमको, क्योंकि हमें क्या खाना है, क्या पीना है, ठीक है। वो विरुद्ध आहार होते क्या है, हम वो देखते हैं यहाँ पर। कुछ आहार प्राकृतिक रूप से ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से और अकेले तो बहुत गुणकारी होते हैं। कुछ औषधियां या कुछ द्रव्य या कुछ आहार ऐसे होते हैं जिनको आप अकेले खाएं तो बहुत अच्छा होता है, या प्राकृतिक तरीके से खाएं तो भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब इन्हीं पदार्थों को, इसी आहार को, इन्हीं द्रव्यों को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ लिया जाए, या किस समय पे लेना है ये हमें नहीं पता है, या किस ऋतु में सेवन करना है अगर हमको ये पता नहीं है, तो क्या करते हैं फिर, ये लाभ की जगह हमें हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं और अनेक प्रकार के रोगों का कारण बनते हैं। इसे ही विरुद्ध आहार कहा जाता है। समझ में आया? जी सर। जी सर। ठीक है। कुछ फूड ऐसे होते हैं, आप यूं समझिए, कोई भी खाना या कोई फल फ्रूट, कोई ऐसी सब्जी, कोई ऐसे होते हैं जिसको अगर आप अकेले खाएंगे तो बहुत अच्छी है, बट अगर उसको किसी दूसरी चीज के साथ खाएंगे तो नुकसान करती है। या किस ऋतु में खाना अगर हमें ये नहीं पता है, या किस सीजन में खाना है, किस समय खाना है, सुबह खाना या दोपहर को खाना या रात को खाना है, अगर हमें ये नहीं पता है और फूड बहुत अच्छा है, लेकिन हमने सुना उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ये तो बहुत अच्छा फूड होता है, बट हमने जब लिया तो हमें कुछ रोग पैदा हो गया, तो हम कैसे ये प्रूव करें कि ये फूड अच्छा है या हमने खाया हमारी बॉडी गलत थी? बट वो गलत कुछ नहीं होता, उसमें क्या होता है, या तो आपने वो अकेला नहीं खाया,
उसके साथ आपने कुछ खाया, या उसके साथ कुछ आपने ऐसी चीज, या आपने उस ऋतु में नहीं खाना था, ऑफ सीजन में खाया उसको, ठीक है, या किसी समय गलत ले लिया आपने। जैसे जनरली बोला जाता कढ़ी को रात को नहीं खाना चाहिए, भिंडी को रात को नहीं खाना चाहिए, अरबी को रात को नहीं खाना चाहिए, अरबी को, ये वात वाले होते हैं, खट्टे पदार्थ रात को नहीं खाने चाहिए, कोई भी खट्टा पदार्थ उसको रात को नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पे समय चेंज हो गया। सर अपनी अकेले, प्रकृति देखकर भी खाना चाहिए ना। हाँ प्रकृति तो मेंशन है वो तो। अब मान लो किसी को स्टोन हो रहे हैं, मुझे स्टोन है, अब मुझे हरा साग बहुत पसंद है, सरसों का साग, अगर मैं सरसों का साग खाऊं उसमें पालक है, तो मेरे लिए लाभकारी नहीं है ना, मेरे लिए तो और मुश्किल पैदा करने वाला है। सीड्स वाले, अब मेरे को अमरूद दे, चाहे मेरा कितना ही फेवरेट हो, बट मुझे नहीं खाना है तो नहीं खाना, क्योंकि मुझे स्टोन है। अगर मैं खाऊंगा तो मेरे लिए नुकसानदायक, अमरूद में थोड़ी गलती है वो तो मेरे जी शरीर के अंदर से, हमारी बॉडी अभी अलाउ नहीं कर रही उस चीज के लिए, नहीं तो डिजीज बढ़ेगी, पेन होगा, ठीक है ना। तो कुछ आहार ऐसे होते हैं जो अकेले खाने में बहुत अच्छे होते हैं, बट उसके साथ क्या खाना, हमें अगर ये पता नहीं है किस समय पे खाना, अगर हमें ये नहीं पता है किस ऋतु में खाना, ये नहीं पता है, तो जो हमें फायदा देने वाले थे उसकी जगह वो नुकसान दे बैठते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि अभी शादियों का सीजन चल रहा है, आप किसी शादी में गए, तो वहां पे मान लो आपने रसमलाई खाई, दूध से बनी हुई आइटम है, ठीक है, और आप वो स्नैक्स के तौर पर स्वीट डिश लेते लेते फिर आप पहुंचे डिनर की तरफ, और वहां आपने कुछ ऐसा मान लो पाव भाजी या कुछ ऐसी चीज खा ली जिसमें खट्टी थी वो बहुत ज्यादा, या आपने कढ़ी चावल खा ली, या कुछ सब्जी ले ली, सब्जी में प्याज टमाटर लहसुन ये होती है, जबकि आप पिछले स्टॉल पे थे तो आपने दूध से बनी हुई आइटम खाई थी, तो दूध का नमक का मेल नहीं, दूध का मिर्ची का मेल नहीं, दूध का टमाटर का मेल नहीं, दूध का प्याज का मेल नहीं, ठीक है, तो दोनों फूड अपोजिट हो गए ना, तो आपको सबसे पहले स्किन डिजीज होती है अगर आप सर ऐसा आजकल कितने फूड ऐसे बनते हैं जिसमें दूध की ही ग्रेवी बनाई जा रही नमक के साथ, वो तो पॉइजन हो गया ना सर। नहीं नहीं, वो अलग चीज है, वो कच्चा रो फॉर्म नहीं रही, उसकी फॉर्म ही चेंज हो जाती, फिर वो दूध ही नहीं रहता। तो वो नुकसान नहीं जैसे, करेगा। नहीं, जैसे एक सब पालक सेव होती है एक सब्जी जो दूध के साथ ही बनती है, दूध में नमकीन डाल के बनाते हैं, तो उसमें आपका दूध रहा ही नहीं, वहीं दूध खत्म हो गया वो। बट आप उधर देखे थे आप रसमलाई, उसमें कच्चा दूध था, उसमें प्योर दूध, ठीक है ना। या आप खीर, कहीं मावे वाली खीर बनती है, या मावे की कोई आइटम खाई आपने, या रबड़ी बनती है, मेवे वाली रबड़ी बनती है, और भी बहुत सारी आइटम, या आजकल वो दूध वाले आते हैं जो वृंदावन साइड से जो आते हैं, स्टॉल लगते हैं उनकी भी, बनारस साइड से, जो बादाम का दूध और ये वो दूध की स्टॉल लगते हैं, आपने वहां से दूध पिया और फिर नेक्स्ट स्टॉल पे जाकर आप कुछ, और नहीं तो मान लो आपने रोटी सब्जी भी खाई, तो रोटी सब्जी और दूध का मेल नहीं, या तो आप अकेली दूध रोटी खाइए वो चलेगा, बट आपने सब्जी ले ली उसके साथ तो गड़बड़। और अगर आप दूध दूध के साथ बनी चीज के साथ नमक मिर्ची खाते हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले स्किन डिजीज होती है, ये श्योर है। शहरी एरिया में आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह सैंडविच खाते हैं, ब्रेड के अंदर एक प्याज एक टमाटर लगाए और दूध ले लेते हैं। कच्चा प्याज और ज्यादा नुकसान, अकेला बहुत अच्छा है गर्मियों में, टमाटर अकेला बहुत अच्छा स्किन के लिए, बट अगर आप उसको दूध के साथ लेते हैं तो दोनों चीजें आपको अपोजिट होगी ना दूध के साथ, तो आपको सबसे पहले खून के अंदर इम्प्योरिटी बढ़ेगी, और जिसकी वजह से आपको स्किन डिजीज होती है। सर अगर स्किन डिजीज हो, हेलो, जी, अगर आप क्या कह रहे थे? अगर स्किन डिजीज हो तो अगर हम व्रत करते हैं संडे को, मतलब नमक अगर छोड़ते हैं, तो क्या उससे ठीक हो जाता है वो। नहीं, उससे स्किन डिजीज थोड़ी होगा, आप अगले संडे जो भी आपने डेज बताया अगर उसमें आप परहेज करते हैं और बाकी दिन लेते हैं तो कैसे कवर होगा, वो लेवल तो होएगा ही नहीं। खाइए, आप दोनों चीजें खाइए, बस थोड़ा सा गैप दे दीजिए, उसमें 1.5-2 घंटे का गैप दे के करिए आप उन चीजों को। जैसे जनरली लोग आपने देखा हो पराठे के साथ अचार के साथ पराठा खाए और आप साथ में दूध चाय पीते हैं, बहुत सारे लोग चाय के अंदर दूध है, या फिर आप दही के साथ पराठा खाते हो ऊपर से एक चाय और हो जाए। मैंने ऐसे देखा, ऑमलेट चाय पीते हैं लोग, मैगी चाय पीते हैं, मैंने खूब देखा है। और शहरी तबके में तकरीबन तकरीबन को सोराइसिस एक्जिमा होता है, और वो दाद खाज खुजली जो होती है छोटी स्टेज होती है, इसकी जो बड़ी स्टेज होती है वो एक्जिमा होती है, और एक्जिमा से ऊपर सोराइसिस होता है। और सोराइसिस तो इस स्टेज तक होता है, वो सिर से लेके और एड़ी तक हर जगह मिलता है।
पैचेज पैचेज से बन जाते हैं। उसमें फिर वही प्रिकॉशन करनी पड़ती है कि आपको स्पाइसी खाना बिल्कुल बंद है, और शांत ठंडे वाले खाने खाना, अपना दाहा उष्णता वाले वो आ जाए। अमल, कटु और तिक्त ये आपको कम से कम यूज करना है। मधुर और तिक्त कषाय इन रसों का सेवन करना है, जिससे कि आपके खून की शुद्धि हो और धीरे धीरे ब्लड के अंदर से वो चीजें निकले। ब्लैक टी विथ ऑमलेट तो खा सकते हैं ना? दूध वाला चाय नहीं पी सकते, लेकिन ब्लैक टी हाँ, और ऑमलेट तो खा सकते हैं। ब्लैक टी ले सकते हैं। ब्लैक टी में कुछ ऐसा है नहीं, बेसिकली दूध और दूध से बनी हुई चीजें। अभी आपके सामने आएंगी ये चीजें, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ मतलब ऐसी सर चीजें हैं। दूध वाली चीज के साथ मतलब नमक की कोई चीज नहीं खानी चाहिए, कॉन्सेप्ट यही है ना? नमक और मिर्ची की चीजें बंद कर दीजिए बस। आपको पराठा राइस खाना खाइए, आप दही दही के साथ खाइए, सब्जी के साथ खाइए, प्याज वाला पराठा खाइए, गोभी वाला खाइए, कोई दिक्कत नहीं, बट उसके साथ चाय दूध नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी आपके सामने है ये चीज, किसके साथ क्या विरोध है। ठीक है, कुछ चीजें दी गई है, जैसे दूध के साथ दही नहीं खानी चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए, मूली के पराठे दूध के साथ नहीं चलेंगे। प्लेन पराठा खाइए आप, रोटी सिंपल रोटी उस पर घी लगा के दूध के साथ खा लीजिए, कुछ भी दिक्कत नहीं है। मूली के पत्ते दूध के साथ अलाउड नहीं है। कच्चे सलाद, अभी मैंने सैंडविच का एग्जांपल दिया ना, उसमें प्याज होता है, टमाटर, खीरा ये डालते हैं लोग, और सैंडविच ब्रेड को फोल्ड किया, थोड़ा सा सेका, उस पर बटर लगा के बन गया जी सैंडविच। सहजन हो गया, इसको नहीं खाना चाहिए। इमली होगी, खट्टी होती है। खरबूजा, बेल फल होता है। मैंने कई ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो बेल पत्र का जूस बना, जूस का शेक बनता है, बेसिकली बेल पत्र का शेक दूध डाल के बनाते हैं, जबकि अकेला अगर आप बेल फल खाते हैं, बेल पत्र जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, बेल पत्र को, और बेलगिरी, शायद बेलगिरी ही बोलते हैं ना। बेल ही बोलते हैं सर। हाँ, बेल जो बड़ा सा होता है, बेल पत्र जो शिव जी, उसके पत्ते शिव जी पे चढ़ाए जाते हैं, शिवलिंग पे, हाँ। बेल पत्र के पत्ते, उसका जो फल होता है, उसको अगर आप पानी में अच्छे से, उसके गुद्दा जो होता है, उसके अंदर का गुद्दा जो होता है, उसको अगर आप अच्छे से मैश करके छान के पीते हैं, तो गर्मियों में लू से बचाने के लिए, नक्सीर अगर किसी को आती है, नाक से ब्लड आता है, उनसे अगर छुटकारा पाना, सबसे बेस्ट चीज ये है, एक कच्चा प्याज और एक ये बेलगिरी का जूस, ये आपको गर्मियों में गर्मी नहीं लगने देगा। आप धूप में पैदल पैदल आप यात्रा कर सकते हैं इन चीजों का सेवन करके, बट अगर आप दूध के साथ लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये पानी के साथ लेने की चीज है। ठीक है, नारियल हो गया, आम्रतक हो गया, आमड़ा बोलते हैं जिसको, नींबू हो गया, बड़ल हो गया, करौंदा, जामुन, कैत, पार्वत, अमफल हो गया, अनार, आंवला, गलगल हो गया। गलगल मौसमी की वैरायटी होती है, मौसमी से के जैसा ही होता है। ठीक है, तोरी हो गया, गुड़ हो गया, तिलकुट हो गए, कुल्थी की दाल होगी, उड़द की मोठ, ये दालें होगी, इसमें सत्तू हो गए, तेल हो गया, और अन्य प्रकार के खट्टे फल या खटाई, मछली आदि ये विरुद्ध है। नॉनवेज के साथ तो वैसे सभी को पता है नहीं खाना चाहिए। इसमें क्या आई है, अन्य प्रकार के खट्टे फल। आप लोग मैंगो शेक पीते, तो मैंगो शेक भी अगर मीठा आम है तो ही उसका दूध के साथ शेक बनेगा, खट्टे के साथ तो उसका, आपको सुबह अगर 10-11 बजे पी लिया तो 4-5 बजे तक खट्टी खट्टी डकारें आती रहेंगी आप। तो खट्टी सारी चीजें दूध के साथ बंद होती। ठीक है, अब आते दही के साथ क्या नहीं खाना चाहिए। इसमें जी, जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि केला और दूध भी मिक्स नहीं करते, लेकिन इसमें तो लिखा नहीं है सर। बनाना शेक पी सकते हैं इसका मतलब? बनाना शेक आप पी सकते हैं, वैसे फ्रूट को अकेला ही खाइए तो बेस्ट होता है। जी। अकेला आप केला खाइए, उसके बाद आप आधे पौने घंटे बाद दूध पी लीजिएगा। केले का अपना फायदा होगा तो दूध का अपना फायदा होगा, दोनों मिल जाएंगे। ठीक है ना। दही के साथ जैसे खीर नहीं खाना चाहिए। अब जनरली मैं देखता हूँ कि लोग क्या करते हैं, जैसे भंडारा वंडारा लगता है तो वहां पे मान लो आलू है, खीर है, पूरी की आलू की सब्जी है, पूरी है, खीर है और रायता है, तो पहले खीर खा लेंगे, फिर पूरी सब्जी खा गए अब, और फिर रायता भी पी लेंगे। गैप कितना लगा, मान लो 10 मिनट लगे, 10 मिनट में आपने सारी चीजें एक साथ डाली ना अपने गट में, पेट में तो एक साथ ही गई सारी चीजें। अब वहां जाके लड़ाई होनी है दूध की भी, दही की भी, रायते की भी, और वहां से जब वो ड्यूडिनम से क्रॉस होता है तो वहां पे वात बनती है, और वात ही फिर सब रोगों की जड़ है। वात के बगैर पित्त और कफ पंगु है, तो यहाँ से हमारे दोष बिगड़ते हैं। और ये क्योंकि हम आदत अपनी टीन एज में नहीं सुधारते हैं, इस वजह से फिर बुढ़ापे में जाके हमें वो एकदम से दिखती हैं चीजें, जबकि गलत हम बहुत दिनों पहले से ही कर रहे थे। हम 20-22 के तब से हरकत कर रहे हैं,
जिसकी वजह से हमें 40 में आके हमारे घुटने बोल के हमें ये नौबत आती है। पहले शरीर अंदर से लड़ता है बहुत उस डिजीज के साथ, बट जब वो थक जाता है तब हमें वो डिजीज बाहर आके दिखती है कि हाँ मेरे घुटने बोल के अब मेरे को वात के रोग होने लगे, अब मेरे को ये प्रॉब्लम होने लगी, अब ये प्रॉब्लम। 80 प्रकार के रोग हैं, हमने रोग तो पढ़े नहीं है अभी, ठीक है। इतना डेप्थ में हमें जरूरत नहीं है पढ़ने की, क्योंकि हम तो बस एग्जाम देना है। आयुर्वेद जब आप बहुत पढ़ते हैं डेप्थ में, तब ये चीजें आपको एक एक चीज पता चलती, तब आपको पता चलता है कि मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब होती है इस बात की वजह से, क्योंकि खान पान ऐसा है पता है नहीं, ठीक है। इस वजह से हमारे बहुत सारे डिजीज होते हैं, उसमें 80 प्रकार के डिजीज हैं अकेली बात से ही। सर दही के साथ लिखा हुआ है कि खीरा नहीं खाना चाहिए, और कितने हाँ लोग दही, दही का मतलब रायता बना के खाते हैं, फिर ये हाँ खराब है? बड़े लोग चाव से खाते कुकुम्बर रायता, मांगते हैं खीरे वाला रायता दे दो। तो अच्छा नहीं होता है सर ये? नहीं जी, अगर आयुर्वेद छौंक इसकी लगा दे तो मना ठीक ही। है? खाने को तो सब कुछ खा रही दुनिया, क्योंकि एज लेकिन एक एज होती है, एक एज में तो आपको सब चीजें परेशान नहीं करती ना, आप कुछ भी खा सकते हो, सब हजम होता है। फिर धीरे धीरे वो चीजें अंदर तो लड़ती है ना, लेकिन अगर छौंक लगा दे तो सही रहेगा सर। फिर चेंज हो जाती है अलग चीज। दही के साथ आपको खीरा नहीं खाना चाहिए, दूध, दूध से बनी कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए, पनीर भी नहीं खाना चाहिए। देखो दूध और दूध से बनी चीज के साथ आप दूसरी चीज नहीं खा सकते, ठीक है। गर्म पदार्थ दही के साथ नहीं खाना चाहिए, ठीक है। गर्म भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि साथ में आप गर्म भोजन करें, ठंडा रायता खा रहे तो भी वो बात एक ही होगी ना, अंदर जाके तो जो दही ने आपके पेट को ठंडक देनी थी वो खुद ही जाके गर्म होगी, क्योंकि आप गर्म रोटी ले रहे हो, गर्म सब्जी ले रहे हो साथ में। वो आपको ठंडक क्या देगा रायता? वो तो बस एक जनरली पेट को भरना हो गया, उसका न्यूट्रिशन तो मिलेगा ही नहीं आपको। ऐसे खीरा है, खरबूजा है, ताड़ का फल होता है, आदि आदि ये इसके साथ दही के साथ नहीं लेने चाहिए, ठीक है। ऐसे खीर के साथ आपको कटहल नहीं खाना चाहिए, खटाई वाली चीजें, दही हो गया, नींबू हो गया, रायता। अब देखो खीर के साथ लोग खाते हैं ना रायता, दही, लस्सी सब लेते हैं। सत्तू हो गया, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। रायता में तो खीरा डालते हैं ना? हाँ जी, रायता में तो खीरा तो डालते हैं ना? खीरा और हाँ, ऑनियन। नहीं डालना चाहिए। अच्छा। अनियन डाल सकते हैं आप, खीरा नहीं डालना चाहिए। खीरा आयुर्वेद मनाही करता है, ठीक है। क्योंकि अब क्या करेंगे हम, हमारा मन इतना चंचल है कि वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है, बस उसको तो अपनी आजादी चाहिए। जिस वजह से हम अपने जीव के गुलाम कहें अपने आप को, या आपको लैक ऑफ नॉलेज कहिए कि हमें उसकी इतनी शिक्षा नहीं है, इतनी आयुर्वेद का खान पान की इतनी हमें नॉलेज नहीं है, जिस वजह से हम जो मिलता है वो खा लेते हैं। आप यूं समझिए, ठीक है। जैसे शहद के साथ मकोए हो गया, घी नहीं खाना चाहिए शहद के साथ। वर्षा का जल हो गया, तेल हो गया, वसा वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। अंगूर हो गया, कमल का बीज, मूली, ज्यादा गर्म जल हो गया, ये नहीं लेना चाहिए। अब कई डाइटिशियन बोलते हैं गर्म पानी में शहद मिला के पीने से वेट कम होता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट गलत हो गया। गर्म दूध नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं आपको वेट गेन करना है तो गर्म दूध में शहद मिला के पीजिए, जबकि आयुर्वेद मना ही करता है। अन्य गर्म पदार्थ हो गए, साग हो गए, शर्करा से बने शरबत हो गए, शरबत के साथ शहद नहीं लेना चाहिए आपको। कई लोग तो चाय बना के पीते शहद की, कि सर चीनी में तो केमिकल होता है, हम तो शहद वाली चाय पीते। मैं कही ठीक है, बाकी आयुर्वेद तो मना ही करता है, और क्या करें फिर, अब कुछ तो खाएं जी, कुछ तो पिए जी। मैं कही पियो फिर, ठीक है, ठीक है। खजूर से बनी मदिरा आदि ये सब चीजें शहद के साथ विरुद्ध है। शहद को कभी भी गर्म करके नहीं सेवन करना चाहिए, हालांकि आप चाय में डालते हो गर्म हो ही गया, गलत हो गया। ठंडे पानी के साथ कभी भी घी, तेल नहीं खाना चाहिए। आजकल छोटे बच्चे जो है, जैसे मूंगफली के ऊपर, मूंगफली के अंदर तेल है, इसमें घी तेल आ गया ना, ये होती है लैक ऑफ नॉलेज। अब डायरेक्ट कोई ऐसा तो है नहीं कि एक तेल स्पून पी के ऊपर से पानी पिएगा, बट आप फूड जो ऐसा ले रहे कि तिल के ऊपर आप अगर पानी पीते तो आपका गला चौक हो जाएगा, ठीक है। सर मूंगफली के ऊपर पंचामृत पानी जो पीते, बनता है, पंचामृत जो बनता है, प्रसाद जो बनता है, उसमें तो घी भी और शहद भी और दही भी, दूध भी, सारी चीजें होती है, तो वो तो वो पॉइजन बनाया होगा। वो बनाया जाता है, वो कच्चा नहीं रहता ना। यहाँ सर पे कच्चा ही सेपरेट दूध तो सेपरेट होता है? तीनों पांचों चीजों को मिक्स करके बनाया जाता है ना वो। जी। पांचों चीजें कच्ची करके उसको जब प्रोसेस बनते हैं तो गर्म तो होती है ना वो चीजें। गरम क्या होती है सर? नहीं सर, हम पकाया नहीं जाता है, पंचामृत नहीं पकाते हैं, बस मिक्स कर देते हैं।
मिक्स करने पे उसकी तासीर चेंज होती है, और जब वहां बनाते हैं ना, जैसे उसमें बनाते हैं, उसमें घी तेल भी होता है, घी भी होता है, दही भी होती है, लस्सी भी होती है, आप वही कह रहे हैं ना? जी जी सर, वही कह रही हूँ। पंचांग। हाँ, तो उसको प्रोसेस किया जाता है थोड़ा सा। घर पे बनाते हैं तब आप मतलब मिक्स ही करके बनाते हैं, अदरवाइज उसको थोड़ा सा पकाया जाता कुछ है। शहद तो मिला है ना सर? मिली तो सारी चीजें उसके अंदर, वो आपने दो चीज, अभी आप दो चीजें पढ़ रहे हैं, उसमें पांच चीजें मिल गई। पांच चीजें मिलने पे क्या उनकी तासीर आपस में अलग चेंज होती है। वही चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, आप आगे पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट ठीक होता रहेगा आपका। जैसे घी के साथ, तेल के साथ। अब जैसे मूंगफली का सीजन है, अब बच्चे मूंगफली खाते ऊपर से पानी पी लेते, उनको खांसी हो जाती है, गला चौक हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है कि तेल के साथ और घी के साथ आपको पानी नहीं पीना चाहिए, गर्म दूध के ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए, गर्म पदार्थ के ऊपर आपको पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, वो भोजनांते विषमवारी, वो यहाँ पे आ जाता है कॉन्सेप्ट आपका। आप गरम गरम रोटी सब्जी खा रहे हो, उसके ऊपर ठंडा पानी पी रहे हो। कई लोग तो कोल्ड ड्रिंक तक पीते हैं, बहुत चिल्ड पीते हैं। कई लोग पानी पीते हैं उसके अंदर भी वो आइस क्यूब डाल के पीते हैं, जो कि सरासर गलत है। ठंडा पानी जब आप पीते हैं तो आपकी आंतों को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे आपका जो मल है वो वहीं पर इकट्ठा हो जाता है। तो ठंडा पानी इसलिए भी नहीं पीना चाहिए। आप कभी नॉर्मल पानी पी के शीतली प्राणायाम करना, शीतली शीतकारी कोई भी प्राणायाम करके देखना, आप पाएंगे कि ठंडी हवा अंदर के शरीर मतलब मुंह के अंदर जा रही है। और कभी आप फ्रिज का पानी पी के फिर शीतली या शीतकारी प्राणायाम करना, फिर आप नोट करेंगे कि अब गर्म हवा जा रही है अंदर। ठीक है, क्योंकि वो सिकोड़ता है चीजों को, जीभ को भी भारी करता है, मसूड़ों को भी भारी करता है। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि ठंडा पानी आपको जिस वजह से नहीं पीना चाहिए। ठीक है, और तरबूज हो गया, अमरूद, खीरा, ककड़ी, मूंगफली, चिलोए, चिलगोजा आदि ये ठंडे पानी के साथ नहीं लेने चाहिए। गर्म पानी के साथ शहद हो गया, कुल्फी, आइसक्रीम, इन चीजों को आप अकेला अकेला खा सकते हैं 1 डेढ़ 2 घंटे के गैप में, वो अपना काम करेंगी। बट इनके साथ नहीं लेना चाहिए आपको। ठंडे पेय पदार्थ आपके साथ नहीं लेने चाहिए। घी के साथ आपको समान मात्रा में शहद नहीं लेना चाहिए। देखो ये आ गया वो कॉन्सेप्ट जो आप कह रहे थे, ममता जी और कोमल जी जो कह रहे थे ना, समान मात्रा में घी के साथ आपको अकेला शहद नहीं लेना चाहिए। बट आप उसमें दही भी और चीजें डालते हैं, तब ये फॉर्मेशन इनकी चेंज हो जाती है। ठीक है, ठंडा जल भी इसके साथ विरुद्ध है। खरबूजे के साथ लहसुन, दही, मूली, पत्ते, पानी आदि ये चीजें विरुद्ध है। ऐसे तरबूज के साथ, अगर आप खरबूजे और तरबूज के साथ पानी पीते तो क्या हो जाता है, एक बड़ी फेमस बीमारी होती है, पता किसी को? नहीं सर। हैजा। हैजा एक बीमारी होती है, तो हैजा हो जाता है तरबूज या खरबूजे के ऊपर अगर आप पानी पीते हैं तो। इसलिए इनको अकेला ही खाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चावल के साथ आपको सिरका नहीं यूज करना चाहिए। तिल की सर पट्टी एक होती है। इसमें लिखा है तरबूज के साथ ठंडा पानी पुदीना आदि विरुद्ध है हाँ। ना? हाँ लेकिन जी, सर जो तरबूज का रिफ्रेशमेंट ड्रिंक बनता है उसमें तो पुदीना डलता है। वो या तो प्रोसेस होता है, नहीं तो अलाउड नहीं है, आयुर्वेद मना ही करता है। ऐसे तो लोग तो खीरे वाला क्योंकि रायता खा पुदीना ही भी रहे हैं। डालते हैं सर, फिर उसमें नींबू और नमक भी डालते हैं। वो मैं वही बता रहा हूँ ना, वो अकॉर्डिंग डिपेंड कर, वो है ना आपकी, क्योंकि बनाने वाले को सिर्फ बेचना है, क्योंकि मार्केट में डिमांड है उस चीज की। बट उसकी नॉलेज उनको भी नहीं है, और डिमांडिंग जो है उनको भी नहीं है। बेचने वाले तो बहुत कुछ बेचते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए, वो राजसिक प्रवृत्ति होती है। ठीक है ना, बट खरीदने वाले पे ये डिपेंड होता है, उसको होना चाहिए कि उसको नॉलेज है इस चीज की कि हाँ मुझे ये चीज नहीं करनी, मेरे शरीर के अंदर जाकर नुकसान करेगी। अगर वो नहीं लेंगे तो वो बनाना भी छोड़ देगा। ऐसा सबको पता नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, जीव हत्या पाप है। पर काटने वाले काट रहे हैं, वो काट इसलिए रहे क्योंकि मार्केट में डिमांड है। ठीक है, वैसे आयुर्वेद मना ही करता है, आप तरबूज के ऊपर, खरबूजे के ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए, इससे हैजा होता है। पुदीना आदि सब चीजें इसके साथ नहीं पीना, अकेला पीजिए आप, पुदीना का पानी नींबू डाल के पी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी गर्मी के लिए बहुत बेस्ट है, अच्छी ड्रिंक है। तिल के साथ आपको उपोदिका को बनाकर नहीं खाना, ये विरुद्ध माना जाता है। नमक के साथ अधिक मात्रा में और अधिक समय तक खाना, मात्रा विरुद्ध है। ठीक है, और पैकेजिंग फूड जो आते हैं, चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, इनमें साल्ट बहुत होता है। बट क्योंकि और भी केमिकल होते हैं इसलिए साल्ट हमें फील नहीं होता, उसमें चीनी भी होती है थोड़ी थोड़ी सी।
आप उसके इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे तो उसमें शुगर भी मिलेगा आपको, सोडियम भी मिलेगा। पढ़ना पर 10 ग्राम कितना होता है, पर 100 ग्राम कितना होता है, उसमें आपको सोडियम बहुत मिलेगा। इसलिए बोला जाता है पैकेजिंग फूड को छोड़ो। और अगर आप डाइटिशियन भी बहुत प्रेफर करती हैं कि आप इन पैकेजिंग फूड को छोड़ते हैं, धीरे धीरे अपने आप ही आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सोडियम अधिक मात्रा में जा रहा है बॉडी के अंदर। और सोडियम जो है आपके जो है ब्लड को जो है वो कम करता है, ब्लड की मात्रा को कम करता है और हड्डियों को गलाने का काम करता है। आपने देखा होगा तो जब कोई गाय भैंस कोई बड़ा जानवर मर जाता था, जब उसको दफनाने जाते तो नमक डाला जाता बहुत ज्यादा उसके ऊपर, ताकि उसके जितना जल्द हो सके उसकी हड्डियां और उसकी बॉडी मिट्टी में मिल जाए, जल्दी से पिघल जाए। नमक इतना खतरनाक है, उसके बावजूद भी लोग भर भर के खाते हैं। ठीक है। एक गाय गाय को और बैल जो होता है, मेल जो काऊ, उस उन दोनों को, ओक्स को छोड़ के बाकी सब पे नमक डाला जाता है। उनको अपना आइडियल मानते हैं, आस्था के हिसाब से जोड़ा गया है, तो उन पे चीनी डालते हैं। चीनी भी सेम काम करती है, वो भी जल्दी गलाती है हड्डियों को। तो गाय पे नमक नहीं डाला जाता, उस पर जब दफनाते हैं तो उस पे चीनी डाली जाती है गाय पे या बैल पे, और बाकियों पे नमक डाल के उनको दफनाया जाता है। ठीक है। अंकुरित अने होते हैं जो चने, अंकुरित चने, मोठ, ये जो चीजें होती हैं, इनके साथ कमल नाल विरुद्ध है। कच्चे अंकुरित धान्य के साथ पका हुआ भोजन विरुद्ध है। कभी आप ये सोचें कि कुछ पका हुआ बचा हुआ रात का, उसको ऐड करके उसको खा सकते हैं। तो अब कमलनाथ क्या है? कमलनाथ मुझे भी नहीं पता जी क्या होता है, आप गूगल कर लेना, मिल जाएगा आपको। मकोई के साथ पीपली, काली मिर्च, गुड़, शहद ये विरुद्ध है। जिस बर्तन में मछली पका हो उसमें रात भर रखा मकोई का शाक घातक हो जाता है। उड़द की दाल के साथ मूली नहीं खानी चाहिए। केले के साथ मट्ठा नहीं खाना चाहिए आपको, लस्सी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। घी के साथ कांसे के बर्तन में 10 दिन या अधिक समय से रखा हुआ घी जहर बन जाता अपने आप। जैसे आपने देखा तो पीतल के बर्तन में कभी भी नींबू पानी नहीं बना के पीना चाहिए। अगर वो पीते हैं तो लूज मोशन और ये चीजें आपको हो जाती है। बस वो मेटल का रिएक्शन जो होता है उसी से ही हो जाती है। तो पीतल के बर्तन में कभी भी नींबू पानी नहीं बनाना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे बताएगा कि घी को कभी भी कांसे के बर्तन में 10 दिन या इससे ज्यादा रखा हुआ तो वो जहर बन जाता है। ठीक है। दूध, सूरा, खिचड़ी, इन तीनों को मिलाकर खाना विरुद्ध है, कभी भी इनको एक साथ नहीं खाना चाहिए। सूरा क्या होता है सर? पता नहीं जी मेरे को भी। सर कांस क्या होता है? कांस, कांसे का बर्तन, जी। कांस एक मेटल होता है, पहले होते थे उसके, पीतल के जैसा ही होता है, पहले उसके बर्तन होते थे। पीतल से थोड़ा लाइट कलर का होता है सर। जिसे अब फुटाहा पीतल बोलते हैं। मेटल होता है जी, मुझे इतना ही पता है, एक मेटल होता है, पहले उसके बर्तन बनते थे, गिलास, थाली, कटोरी, वो सब उसी के वो बनते थे, फिर वो धीरे बिहार धीरे। बिहार बिहार में फूल के बर्तन बोलते हैं उसको, फूल, इसलिए वो कह रही है शायद। हाँ हाँ। सूरा को बोलते हैं शराब। अब पढ़ते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार व्यक्ति की प्रकृति कितने प्रकार की होती है। ऊपर हमने प्रकृति जो पढ़ी थी 3 प्रकार की होती है, और मानसिक प्रकृति 16 प्रकार की हमने पढ़ी थी। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि वो कितने प्रकार की प्रकृति होती है, कौन कौन सी होती है, कैसे वो बनती हैं, क्या उनके कारण होते हैं, क्या उनको प्रिय होता है, क्या उनके अपोजिट होता है। ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय में 3 प्रकार की प्रकृति का जिक्र किया गया है। तो आपके सामने प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में प्रकृति का जिक्र किया गया है, प्रकृति का वर्णन किया गया है। ठीक है। ये 3 प्रकार की प्रकृति का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में किया गया है। ठीक है। तो पहली प्रकृति होती है सात्विक प्रकृति, जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। दूसरी होती है राजसिक प्रकृति, जो कामना होती है, हमारी इच्छा, इच्छा से थोड़ा सा ऊपर का स्टेप हो गया, और आसक्ति से उत्पन्न होती है, अटैचमेंट, लगाव। ठीक है। तामसिक प्रकृति होती है जो हमारी अज्ञान से उत्पन्न होती है। अब आता है जीव आत्मा जो होती है वो गुण कैसे भानते हैं। जीव आत्मा जो होती है, हमारी आत्मा जो है,
उसको गुण जो ये सात्विक, राजसिक और तामसिक है, ये कैसे बांधते हैं, कैसे अपनी तरफ खींचते हैं, कैसे हम सात्विक बनते हैं, कैसे हम राजसिक बनते हैं, या कैसे हम तामसिक बनते हैं, वो यहाँ पे बतलाया गया है। सात्विक गुण जो होते हैं जीव आत्मा को सुख देने से बांधते हैं। अगर आपको सुख मिल रहा है तो आप कहीं ना कहीं आप सात्विक की तरफ जा रहे हैं। ज्ञान, अकेला सुख नहीं, फिर ज्ञान पे आ जाइएगा। अगर आपको ज्ञान मिल रहा है, और ऊपर हमने पढ़ा तामसिक हमें अज्ञान के कारण मिल रहा है। ये नहीं कि कोई स्लोटर हाउस में कोई मीट की शॉप पे लगा हुआ, उसको तो वहां पे पैसे भी मिल रहा है, उसको सुख भी मिल रहा है, ठीक है, बट वो अज्ञान के कारण, क्योंकि उसको अभी अज्ञान हम में डूबा हुआ, वो अविद्या में, उसको ज्ञान नहीं है इस चीज का कि ये गलत है या सही है। उस लेवल पे जाके उसको अभी उसका ज्ञान नहीं है। वैसे उसको भी पता है जीव हत्या पाप है, बट उसके लिए सब इतना ही है, यहाँ से सुना और दूसरे से निकाल दिया, ठीक है। सात्विक जो गुण है जीव आत्मा को सुख से बांधते हैं, ज्ञान से बांधते हैं, और उसके अभिमान से बांधते हैं। ज्ञान का अभिमान जो होता है, सात्विक अभिमान, उससे बांधते हैं। हालांकि वो भी गलत होता है, बट ये बताया कि पहले आप तामसिक राजसिक बनिए, राजसिक सात्विक, फिर सात्विक को भी छोड़ दें, ठीक है। फिर आता राजसिक गुण है, वो कैसे हमें जीवात्मा को कैसे राजसिक गुण अपने कर्मों में बांधते हैं। राजसिक गुण जो है जीवात्मा को कर्मों के व उनके फल के संबंध से बांधते हैं। कहा गया ना कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, लेकिन यहाँ फल से बांधते हैं, ठीक है, कि मैं ममता से सिर्फ इसलिए रिलेशन बना के रखूं, शायद ये कल को बड़ी बन जाए, कुछ हो जाए और मेरे काम आ जाए, ठीक है। तो मेरी एक अटैचमेंट जो है वो इनके फल के संबंध से हो गई मेरी, और जो हमें नहीं रखनी। भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, लेकिन मैं फल के संबंध में उसकी इच्छा में डूबा हूं, अभी उस आसक्ति है मेरी, और वो आखिर तक रहने की संभावना, क्योंकि मुझे शायद मुझे ये रहता है कि कल को ये बड़े डॉक्टर बन जाए और मुझे कोई डिजीज हो, कुछ प्रॉब्लम हो मेरे को, ये मेरे काम आ जाए, ये बड़े लोग हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो नेता लोगों की चाटुकारिता करते हैं, छोटे लोग, वो इसी अविद्या के कारण, इसी गुण के कारण वो उनके लगे रहते हैं, उनके साथ 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 साथ। कल को मेरे बेटे कहीं जॉब लगे तो मैं इनको बोल दूं, रिक्वेस्ट कर सकूं, कुछ पैसे दे के काम बन जाए, कहीं कोई अपराध हो जाए तो ये मुझे बचा सके वहां से। जनरली इन चीजों के पीछे लोग लगे रहते हैं, और जो सामान्य सामाजिक में सभी होते हैं राजसिक, उसमें आप मैं थोड़ा थोड़ा राजसिक सभी के अंदर होता है। फिर आता है तामसिक गुण। तामसिक गुण है जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है, ठीक है। प्रमाद हो गया, आलस्य हो गया और निद्रा, इनसे बांधता है। ये गुण अगर आते जाएंगे तो आप तामसिकता की तरफ बढ़ते जाएंगे। तत्व गुण जो है सुख ज्ञान से बांधता है, रज जो है कर्म से बांधता है, और तामसिक जो है प्रमाद, आलस्य, निद्रा से बांधता है। अब इनके बढ़ने के लक्षण क्या होता है, कैसे हमें फील हो कि हम सात्विक की तरफ जा रहे हैं या राजसिक की तरफ या तामसिक की तरफ। सत्व गुण में अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना व विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आप यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सत्व गुण जो है अंतःकरण जो और इंद्रियों में चेतनता व विवेक शक्ति उत्पन्न होती है। रजोगुण में लोभ, लालच बढ़ता है, हमारा प्रवृत्ति वो बढ़ती है, स्वार्थ वृत्ति, सेल्फी बन जाते हैं हम, ठीक है, ये बहुत सेल्फी है, मतलब से बात करता है, इसको काम पड़े तो जी जी कर लेता है, उसके बाद ये आवाज लगा तो फोन लगाओ, फोन नहीं उठाता, आवाज लगाओ तो दरकिनार कर देता है, ठीक है। स्वार्थी बुद्धि हो जाती है उस व्यक्ति की, वो इतना शार्प माइंडेड होता है कि बस मतलब से ही बात करता है, मतलब के बगैर बात नहीं करेगा। आसक्ति हो जाती है, विषय भोगों की लालसा उत्पन्न हो जाती है, मुझे शायद ये चीज मिल जाए, किसी भी तरीके से मिल जाए, शाम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपनाऊं, बस मुझे ये मिलनी चाहिए, ठीक है। जो इस लेवल की लालसा होती है वो सब रजगुणों में बांधती है आपको। अगर आपके अंदर ये सिम्टम, ये लक्षण आपके अंदर अगर पनपते हैं तो आप समझ लो आप राजसिक प्रवृत्ति की तरफ जा रहे हो, ठीक है। और जब विषय भोगों की लालसा बढ़ती है, उसके लिए आदमी हर कदम करने की कोशिश करता है, चाहे वो गलत हो चाहे वो अच्छा। जनरल लव मैरिज में देखो आपने, लोग बहुत सारे गलत स्टेप उठाते हैं, आखिरकार फिर या तो माँ बाप इतने होते हैं कि वो बजाय मजबूर होकर वो सरेंडर कर देते हैं, या फिर परिवार दोनों तहस नहस हो जाते हैं, और आखिर में फिर क्या बचता है, वो सलाखों के पीछे एक पछतावा मिलता है उन दोनों को, या परिवार दोनों उजड़ जाते हैं, ठीक है। विषय भोगों की लालसा बहुत पीक पर चली जाती है, ये राजसिक गुण से बांधती है। आखिर में आता हमारा तमोगुण। तमोगुण में अंतःकरण और इंद्रियों में
अप्रकाश यानी कि अंधकार की तरफ चले जाते हैं, हम अंधेरे की तरफ चले जाते हैं। कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्ति, क्या है बकवास है, सुबह सुबह ये हवन करना, नहाना धोना, क्या है, कुछ नहीं, ये सब मोह माया है, ये वो, तो हर चीज से अंत तक वो अप्रवृत्ति, इंटरेस्ट दिखाना बंद कर देगा अपना। ठीक है, प्रमाद, निद्रा आदि का बढ़ना, ये सब चीजें तमोगुण की तरफ आपको बढ़ाती है, ये इनके लक्षण होते हैं। फिर आता है सत रजव तम की वृद्धि में अगला जन्म क्या होता है। अगर ये इतने बढ़ जाते हैं और आपकी डेथ हो जाए तो अगला जन्म फिर आपका, सात्विक आपका बहुत बढ़ गया है, आपकी एज होगी या बगैर एज के आप किसी भी रीजन से आपकी डेथ हो जाती तो अगला जन्म कैसे बनता है। सत्व प्रकृति होती है तो दिव्य स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है। जैसे कृष्ण जी को जन्म मिला, जैसे भगवान श्री राम जी को जन्म मिला, जो दिव्य आत्माएं मिलती हैं जिनको शुरू से ही ऐसा माहौल, जैसे महात्मा बुद्ध जी को मिला। ठीक है, ऐसे लोगों की प्राप्ति होती है। रज जो होते हैं, राजसिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, उनको मनुष्य लोगों की प्राप्ति, उनको फिर से मौका दिया जाता है, शायद ये इस बार इस चक्र को तोड़कर पार कर दे। ठीक है, और राजतामसिक प्रवृत्ति होती है, उसमें फिर क्या होती है, वो नीच योनियों, भोगों की योनियां जो होती हैं, भोग भोगने की योनि, उनमें चला जाता है। उसमें सिर्फ उसको भोग करना है, कर्म तो वहां भी करना पड़ेगा, सिर्फ भोग करना, उनको भोगना पड़ेगा। तो उसमें कीट पशु आदि मूड योनियों में उसका जन्म उत्पन्न होता है, जो नेक्स्ट जन्म होता है। सत्रज और तम का फल क्या होता है। सात्विक जो होते हैं हमें सुख, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति कराते हैं। रज जो होता है वो हमें दुख की प्राप्ति कराते हैं। तम जो होते हैं वो हमें अज्ञान की प्राप्ति कराते हैं। इनसे क्या उत्पन्न होता है, सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, राजसिक से हमें लोभ उत्पन्न होगा, लोभ ज्यादा, लालच बढ़ेगा। ठीक है, और तम से हमें प्रमाद, मोह, अज्ञान, ये होता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आहार क्या होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में, 14वें अध्याय में क्या बताया गया था, कोई बच्चा बताएगा, हमने क्या पढ़ा है। त्रिगुण। त्रिगुण, सात्विक, राजसिक, तामसिक, हमने ये पढ़े हैं। ठीक है, ये याद रखना, 3 प्रकार की जो प्रकृति वो 14वें अध्याय में बताई गई है। ठीक है, अब आते हैं 17वें अध्याय में। 17वें अध्याय में आहार के बारे में बताया गया है। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में सभी प्राणियों को अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन प्रिय होता है। ठीक है, जैसे उसकी प्रवृत्ति होती है। प्रकृति कैसी, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब तामसिक लोगों को क्यों नॉनवेज खाना पसंद होता है, राजसिक को क्यों बाहर का खाना पसंद होता है, सात्विक को क्यों घर का खाना पसंद, मंदिर का, गुरुद्वारे का वो खाना क्यों पसंद होता है, वो चीजें यहाँ पर बताई गई। सात्विक व्यक्ति का प्रिय आहार जो होता है वो आयु देने वाला आहार होगा उसको, जो उसको दीर्घायु प्राप्त करे, जो उसको बल प्राप्त करे, जो उसको बुद्धि प्राप्त करे, आरोग्यता प्राप्त करे, रोग ना आए जिससे, सुख की प्राप्ति करे, और प्रीति को बढ़ाने वाला, रस युक्त, जिसके अंदर रस हो, सूखा भोजन ना हो। ठीक है, चिकना पदार्थ उसके अंदर घी हो, और स्थिर रहने वाला हो, तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय लगने वाला आहार सात्विक व्यक्ति के लिए प्रिय होता है। मन के अंदर हमारी 10 इंद्रियां आ जाती हैं, एकादश इंद्रियां सब इसी के अंदर आ जाते हैं ना। पढ़ा आपने, एकादश इंद्रियां आ जाती है ना इसके अंदर। यहाँ पे बताया गया है स्वभाव से ही मन को प्रिय लगने वाला आहार सात्विक व्यक्ति को प्रिय होता है। राजसिक व्यक्ति जो होता है उसके लिए कटु, अम्ल, लवण, अम्ल, लवण, कटु, ठीक है, ये राजसिक व्यक्ति को प्रिय होता है। उसको ज्यादा खट्टा पसंद होगा, ज्यादा नमकीन वाला पसंद होगा, और ज्यादा तीखा खाना पसंद होगा। जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति राजसिक प्रवृत्ति वाला होगा। अधिक गर्म, इनमें तीक्ष्ण, से अगर कोई एक चीज पसंद हो तो सर, जैसे ज्यादा खट्टा पसंद है तो भी वो भी ऐसा राजसिक हो गया। ऐसा नहीं, देखो सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। जब आप कफ पढ़ रहे थे तब उसमें आधा निद्रा जो होती है वो तामस के कारण आती है। नींद नहीं आएंगे तो आप ये थोड़ी कि आप सात्विक रह के अमर रहोगे। निद्रा में आ जाओ, फिर आप आहार निद्रा ब्रह्मचर्या पढ़ा था, वहां पे भी निद्रा बताएगी बहुत जरूरी है, और ये तामसिक प्रवृत्ति में आता है, कफ के अंतर्गत आता है। तो तीनों चीजों का होना जरूरी है, वात पित्त कफ का भी जरूरी होना है, आहार निद्रा का, ब्रह्मचर्य का होना भी जरूरी है, और सात्विक, राजसिक, तामसिक का भी होना जरूरी है।
ठीक है, अगर आपको खट्टा खट्टा पसंद है तो खाइए, ऐसी बात नहीं, पर बहुत अधिक है तो यहाँ पे मेंशन की गई है चीजें। क्योंकि भगवत गीता में ही एक श्लोक आता है, युक्त आहार विहारस्य, युक्त तरीके से सब चीजें अच्छी है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सोपन अबोधस्य, बहुत ज्यादा सोने वाला और कम सोने वाला दोनों गलत है। अगर आप युक्त तरीके से 6 से 8 घंटे की नींद ले तो इनफ वो सही है आपके लिए, नींद का होना जरूरी है। और नींद तम के कारण आती है, तम आपके यहाँ पे तम ही तो बताया गया, तामसिक होना जरूरी है। ठीक है ना। अम्ल, लवण, कटु, अधिक गर्म हो गया, तीक्ष्ण, रुद्र, दुख, चिंता व रोगों से उत्पन्न करने वाला आहार जो है राजस व्यक्ति को प्रिय होता है। हो सकता है किसी में राजसिक थोड़ा सा ज्यादा हो, साथ ही गुस्से भी ज्यादा हो, लेकिन तामसिक ना हो, तो उसके लिए तो खट्टा अच्छा हो गया ना। तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लालच नहीं होगा आपके अंदर, गुस्सा भी नहीं आएगा, तो ये राजसिक व्यक्ति के हो गए, तो आप अपनी संतान को कंट्रोल में नहीं कर पाओगे, वो भी रखना जरूरी है आपको। पैसे की सेविंग नहीं कर पाओगे, कमा ही नहीं पाओगे, कमाने के बाद अगर आपने सारी चीजें दान में दे दी, लालच नहीं दिखा, लालच के कारण ही तो चीजें इकट्ठी होंगी। शायद भाई अब सोना महंगा, आगे और भी महंगा होगा, अब थोड़ा सा इकट्ठा कर लेते हैं, वो लालच ही तो है आपका एक। ऐसे आपको समाज में रहना तो ये चीजें आपके अंदर होनी जरूरी है, राजसिक भी, सात्विक भी, तामसिक भी। ठीक है, समझ में आया ममता जी? जी सर। हाँ, अब आते हैं तामसिक व्यक्ति को क्या आहार प्रिय होता है। एक प्रहर से बना हुआ भोजन। एक प्रहर कितना होता है? 3 घंटे। 3 घंटे। 3 घंटे से पहले बना हुआ भोजन वो बासी भोजन हो जाता है। ठीक है, और वो तामसिक प्रवृत्ति में काउंट हो जाता है। ठीक है, रस रहित भोजन, जिसमें रस ना हो, देखो हमने सात्विक में पढ़ा था रस युक्त, वो सात्विक को प्रिय होता है। रस रहित ये तामसिक को प्रिय होता है। दुर्गंध युक्त, अब इसमें मेंशन नहीं किया गया, लेकिन नॉन वेज और मदिरा शराब ये सब इसके अंदर आ गई दुर्गंध युक्त में, इसमें स्मेल आती हो। ठीक है, इसमें सारी स्मेल वाली चीजें आ गई। बासी भोजन हो गया, झूठा भोजन हो गया, अपवित्र भोजन हो गया। झूठा मतलब किसी और का झूठा खाना। ठीक है, किसी रोगी व्यक्ति का झूठा खाना। ठीक है, उसको झूठा बोला गया है। अपने फैमिली मेंबर का आप ले सकते हैं। ठीक है, अपवित्र भोजन, जो अपवित्र हो गया है, उस भोजन को तामस व्यक्ति जो होता है उसको ये चीजें प्रिय होती है। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं ममता जी? नहीं सर। ठीक है, मतलब श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ये मेन मेन से टॉपिक कह के छोड़ दिया, उनमें एक्सप्लेन नहीं किया डिटेल में, क्योंकि हो सकता है आगे कुछ और ऐसी चीजें आ जाएं जिनमें स्मेल ना आए बट वो घातक हो, तो इन्होंने इतना कह के छोड़ दिया कि दुर्गंध युक्त। अब इसमें सब चीजें आ गई, वो आपके शराब भी आ गई इसमें, आपके वो नॉन वेज भी आ गया, उसमें एक एक चीज हाईलाइट नहीं की, आपको चिकन नहीं खाना चाहिए, मटन नहीं खाना चाहिए, बस दुर्गंध युक्त कह के इसमें सब चीजें क्लोज कर दी। ठीक है, ये तामसिक व्यक्ति के लिए होता है कि उसको प्रिय आहार ये होते हैं, जो एक पहर से बना हुआ भोजन होता है, सूखा भोजन होता है, स्मेल आती है जिसके अंदर से, बासी भोजन हो गया, झूठा भोजन हो गया, अपवित्र भोजन हो गया, ये तामसिक व्यक्ति को प्रिय होते हैं। आप अपने लाइफ पार्टनर का झूठा खा सकते हैं, उसको झूठे में काउंट नहीं किया जाता। झूठा होता है बेसिकली किसी के आप रोगी का झूठा खाते हो उसको झूठा बोला। ठीक है, किसी बच्चे का कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इनमें से। सर 3 घंटे के बाद रखा खाना वो बासी हो गया ना? हाँ, 3 घंटे के अंदर अंदर आपको खा लेना चाहिए भोजन, ये आयुर्वेद कहता है, ये वाग्भट ऋषि भी कहते हैं, चरक भी कहते हैं, सुश्रुत ऋषि भी कहते हैं। फिर उसके अंदर बैक्टीरिया पनपने लग जाता है, आप उस एंगल से समझिए बस। सर ओह, आयुर्वेद में कौन कौन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आएंगे ही आएंगे? जो पढ़ा है उससे तो कुछ भी पूछ सकते हैं जी, देखो बाकी भगवत गीता में इनसे पूछा जाता है, जो अभी मैंने पढ़ा है आपको 13वें और आहार 17वें से। वाले सर। हाँ, ये आयुर्वेद से देखो, मैंने तो आहार लिया है, बाकी बाकी तो आपने भगवत गीता पढ़नी है, पढ़ी ली है आपने, तो उसमें आप कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है,
और इसमें क्या है, अब आपकी वो हो जाएंगी ना, रिवीजन शुरू हो जाएगी, PYQ शुरू हो जाएंगे, कंपेरेटिव स्टडी, तो आपको वहाँ क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें, पढ़ाएंगे सभी टीचर बैक टू बैक। तो इसमें सारी चीजें बताई गई, किस व्यक्ति को क्या प्रिय होता है, क्यों प्रिय होता है, अगला जन्म क्या होगा, क्यों इसमें आते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, क्यों वो गुण बांधते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें समझाई गई है। तामसिक को जितना हो सके उतना तामसिक से आपको राजसिक की तरफ स्विच करो अपने आप को, फिर राजसिक से आप सात्विक की तरफ, और इतना ही होगा। अगर आप संत समाज में जाते हैं फिर आपको बताया जाता है फिर आपको सात्विक भी छोड़ना चाहिए, ठीक है, और बहुत कम मिलेंगे वहां भी आपको जो आपको सात्विक छोड़ने वाले भी मिलेंगे। नहीं तो जो जितना भगवान के नजदीक होने का दिखावा करते हैं वो सबसे ज्यादा भगवान से दूर होते हैं। वो उन्हीं को होती है कि इतने रुपए की पर्ची कटवा लो, सबसे ज्यादा लालच में मोह माया में वही डूबे हुए होते हैं। या आपने मंदिरों में देखा होगा, पैसे की अलग लाइन होती, बगैर पैसे की अलग, VIP की अलग, ठीक है, पैसे देके आप चाहे विदाउट शूज भी ना जाओ, विद शूज चले जाओ तो भी भगवान कुछ नहीं कहते आपको, ठीक है। और अगर पैसे नहीं है तो आपको पूरा, फिर तो आपको लेदर की बेल्ट है वो भी निकाल के जाना पड़ेगा, लेदर शूज है वो भी निकाल के, पर्स भी इवन है तो वो भी सब कुछ निकाल के जाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, इसमें इसमें दुर्गंध युक्त है, और ये नॉनवेज को इसमें हाईलाइट नहीं किया गया, बट इसमें छोटा सा कह के छोड़ दिया गया। नॉनवेज वैसे भी हमारे लिए नहीं है, ठीक है। वो भगवान ने ऐसे शरीर बना रखे हैं, उन शरीर के अंदर वो चीजें हैं जिनकी वजह से उनको वही चीजें उनके लिए प्रिय हैं, या उनके लिए फूड वही बनाया गया बेसिकली। जैसे आपने देखा होगा मैं कुछ आपको डिफरेंस बताता हूँ वेज में और नॉन वेज में, फिर आप डिपेंड कर लेना, अगर आप में से कोई यूज करता है या कोई फैमिली मेंबर है, ठीक है, तो उनको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ऐसे बताया जाता है कि जो सात्विक, जो नॉन वेज नहीं खाने वाले होते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं, आ, उनकी जो आप देखेंगे जब जन्म होता है तो जन्म के साथ ही उनकी आंखें खुल जाती हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनकी आंखें जन्म के 2 3 4 एक हफ्ता भी लग जाता है तब जाके आंखें खुलती हैं। आपने पैट की देखा होगा, कुत्ते की, बिल्ली की, इनकी आंखें देर से खुलती हैं। मनुष्य की होगी, ठीक है, गाय की, भैंस की, बकरी की, इनकी आंखें जन्म के साथ खुल जाती हैं। सर समझ वेजिटेरियन, नहीं आया मैडम क्या बोल रहे हैं। हाँ जी, मतलब आप कह रहे हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनकी आंखें तुरंत खुल जाती है। नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं जब वो जन्म लेते हैं बच्चे उनका, जैसे मान लो कुत्ते का बच्चा है, बिल्ली का बच्चा है, जब वो जन्म लेते तो उनकी आंखें जो खुलती हैं वो देर से खुलती है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, और किसी किसी को 1 सप्ताह भी लग जाता है। आफ्टर 1 वीक उनकी आंखें खुलती हैं। और वेजिटेरियन जो होते हैं उनकी आंखें जन्म के साथ ही खुल जाती है। जैसे हम हो गए, गाय का बच्चा, भैंस का बछड़ा हो गया, इनकी आंखें जन्म के साथ ही खुल जाती है जो वेजिटेरियन होते हैं। तो एक डिफरेंस ये होता है कि उसको नॉनवेज यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वेजिटेरियन को दिन में ज्यादा दिखता है, रात को कम दिखता है। नॉन वेजिटेरियन को दिन में भी दिखता है, रात को वेजिटेरियन से ज्यादा दिखता है। कुत्ते को रात को बहुत ज्यादा दिखता है, शेर को बहुत ज्यादा दिखता है, और वेजिटेरियन को रात को नहीं दिखता, कम दिखता है, ठीक है। वेजिटेरियन जो होते हैं उनके नेल जो होते हैं बहुत शार्प होते हैं, नॉन वेजिटेरियन के। वेजिटेरियन के नेल जो होते हैं एक शेप दी हो जाती, इतने शार्प नहीं होते क्योंकि उनको नोचना नहीं होता किसी को, ठीक है। वेजिटेरियन जो होते हैं वो अपने आगे के टीथ जो होते हैं उनसे बाइट करते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके, आपने देखा ये साइड वाले दांत होते हैं, ये वाले 2 दांत होते हैं, वो इनसे उखाड़ते हैं, उनके ये दांत बहुत बड़े होते हैं। ये कुछ डिफरेंस होते हैं जिनकी वजह से आपको ये नोट करना चाहिए कि आपको वेजिटेरियन बनना है या नॉन वेजिटेरियन बनना है, ठीक है। उसकी जो पावर होती है, ऊर्जा होती है, वेजिटेरियन में ज्यादा होती है, नॉन वेजिटेरियन में कम होती है। आपने गाड़ी सुना हो या मोटर जो होती है, कोई भी मोटर होती है, उसकी पावर को किसमें मेजर किया जाता है, कोई बच्चा बताएगा? कितने का इंजन होता है, कितने HP का बोला जाता है ना, इसमें इतने HP का इंजन है। या मोटर होती है, मोटर की पावर बताई जाती है, इतने HP की मोटर है, 1 HP की, 2 HP की, 0.5 HP की, सुना आपने?
नहीं सर, आइडिया नहीं है गाड़ी का। कोई बात नहीं, गाड़ी की या और जो पानी वाली मोटर होती है, सबमर्सिबल की मोटर होती है, ट्यूबवेल की मोटर होती है, उनको एचपी में मेजर किया जाता है, उसकी पावर को, इतने हॉर्स पावर की है। ठीक है, तो अगर मतलब वेजिटेरियन में पावर है तभी दिया गया ना कि हॉर्स पावर है, नहीं तो वहां पे लो एन पावर दिया जाता, इतने एलपी की मोटर है, इतने एलपी का इंजन है इसके अंदर। ठीक है, तो वेजिटेरियन में पावर ज्यादा होती है नॉन वेजिटेरियन से। नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं उनकी आंतें छोटी होती हैं, जितना मांस वो डाइजेस्ट कर सकते हैं कर लें, उसके बाद मांस बॉडी के अंदर ना सड़े, इसलिए उनकी आंतें छोटी होती हैं, जल्दी से जल्दी बॉडी से बाहर हो जाता है उनका जो फूड होता है, जो भी कीट भाग होता है। वेजिटेरियन की आंतें बड़ी होती हैं, तो वहां पे अब्जॉर्प्शन की मात्रा ज्यादा होती है, वो ट्रेवल कर करके तब आता है असेंडिंग कोलन डिसेंडिंग कोलन। आपने देखा होगा, एनाटॉमी में पढ़ा होगा ये चीजें। हमारी आंतें काफी बड़ी होती हैं वेजिटेरियन की। ये कुछ सारे इनके डिफरेंस होते हैं जिसकी वजह से आपको नोट करना चाहिए कि आपको नॉन वेज खाना चाहिए। अच्छा, जो वेजिटेरियन होते हैं वो लिप से पानी पीते हैं, होठ से पानी पीते हैं, जैसे हम गिलास से पानी पीते हैं। गाय जो होती है आपने देखा वो शक करती है पानी को होठ से, भैंस भी ऐसे करते हैं, ऊंट भी ऐसे पानी पीते हैं। ठीक है, और जो वेजिटेरियन होते हैं बकरी भी ऐसे पानी पीते हैं। वेजिटेरियन होगा वो देखा होगा आपने, बिल्ली को तो सभी ने देखा होगा, कुत्ते को देखा, वो चाट के पानी पीते हैं, टंग से पानी पीते हैं, देखा ना। जी सर। ये कुछ डिफरेंस होते हैं जो सारे वेजिटेरियन में। सारे एनिमल्स तो ऐसे ही पीते हैं सर। नहीं, एनिमल्स मैंने काउंट कराए ना, गाय कहाँ पीती है, जीभ से पानी थोड़ी पीती गाय। ना भैंस पीती, ना ऊंट पीता, ना बकरी पीती, वो शक्कर के पानी पीते हैं। और बाकी जो है नॉन वेजिटेरियन वाले, कुत्ते को देखना, बिल्ली को देखना, शेर को देखना, वो चाट के पानी पीते हैं। हिरन ऐसे पानी पीती है, शक्कर के पानी पीती है वो। ठीक है, आपने देखा होता कई बार डिस्कवरी पे, अगर देखा हो तो हिरन भाग रही होती, पीछे पीछे शेर होता है और वो भाग जाती है। वो फंसती जब है बेचारी, वो पीछे बार बार पीछे मुड़ के देखती है कितनी दूर रहेगा मेरे से शेर, कितनी दूर रहेगा, कितनी दूर। वो अपना भागने का जो फोकस है उसका वो टूट जाता है और शेर की तरफ फोकस होता है उसका। आधा फोर्स उसका, आधा डिवाइड, उसकी पावर जो है डिवाइड हो जाती है, आधी पीछे की तरफ आधे आगे की तरफ। और शेर शेर की की पावर, सर की की पावर शेर थोड़ी की आगे। स्पीड भी तो बहुत कम ज्यादा है ना सर हिरन से। नहीं नहीं नहीं, हिरन की स्पीड ज्यादा होती है। अच्छा। हाँ, हिरन फंसता है इसलिए बेचारा वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है। ये कुछ डिफरेंस बताए मैंने आपको, आपके काम आएंगे, जिससे आपको ये अपने ऊपर एनालाइज कर सकते हैं आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, ये फूड आपके लिए है या नहीं है। ठीक है, वो हमारी फ्रीडम है, हमारे ऊपर किसी की चलती नहीं है, हम अपने आप को सुपर बॉस मानते हैं, इसलिए हमारे जो मन में आता है हम वो खाने पीने में, मतलब मेरे को मजा आना चाहिए, चिल आना चाहिए। अब मेरे को कोई मतलब नहीं है तामसिक राजसिक है, अब लोग ऐसे आज बता क्रेज आज सा बढ़ आजकल सर आजकल सर इसलिए इतनी सारी बीमारियां हैं, क्योंकि हमने मतलब अपनी टंग के आगे किसी को कुछ समझा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये साक्षी है, जब प्रकृति अपना रूप दिखाती फिर सब ठिकाने लगाती थी सबको। जी। ठीक है, इसलिए इतने देखो, आजकल इतनी सारी बीमारियां हैं। हाँ, डॉक्टर लोग जो बोलते हैं और जो डाइटिशियन लोग जो बोलते हैं वो सिर्फ देखते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू को, बट जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारे टेक्स्ट हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, वो बहुत ऊपर तक का सोचते हैं। ठीक है, वो आपके मन, आपकी इंद्रियां, उन चीजों तक के डेप्थ में जाके सोचते हैं, जिसकी वजह से वो अलाउ नहीं करते कि आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। आपके अंदर दया क्रूरता वो चीजें खत्म होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। ठीक है।